तमाम कष्टों के साथ साथ, समस्याओं के साथ साथ, जब परिवार में किसी सदस्य को असाध्य रोग हो जाते हैं तो पूरा परिवार तिल तिल करके मरता है। असाध्य रोग तो एक को होता है, लेकिन पूरा परिवार कष्ट झेलता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक, पारिवारिक, तमाम प्रकार के संकट घेरते हैं। उस समय साथ देने वाला कोई होता नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं वो भी किनारा कर लेते हैं। और असाध्य रोग जिसको होते हैं, असाध्य रोग का अर्थ है वह रोग जो कभी भी ठीक नहीं होता, जिससे मृत्यु तय है। बहुत सी जगह तो परिवार के लोग किनारा कर लेते हैं, असहाय होकर के, नहीं क्षमता होती है तो तिल तिल करके मरते हुए अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं। लेकिन जब रोगी नकारात्मक असाध्य रोगों की स्मृतियां रहती हैं, पितरों की स्मृतियां रहती हैं, उन स्मृतियों के कारण जो रोग होते हैं, तो कितना भी सक्षम व्यक्ति क्यों ना हो, स्वयं बहुत बड़ा वैद्य, डॉक्टर, बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, उन असाध्य रोगों से उसकी मृत्यु तय है। बचने का उपाय नहीं है। बिना दरबार की प्रक्रिया किए, वैदिक प्रक्रिया किए, बचने के चांस नहीं रहते। तमाम रोग और कष्ट आदमी झेल लेता है, स्वस्थ होता है, फिर कष्ट में आता है, फिर स्वस्थ होता है, फिर कष्ट में जाता है, ऐसे जीवन चलता रहता है। लेकिन असाध्य रोग का अर्थ है कि उसी में घूम घूम के वही रोग, घूम घूम के वही रोग, तमाम चिकित्सा के बावजूद भी, तमाम जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ के पश्चात भी रोग बढ़ता रहता है, कष्ट बढ़ते रहते हैं। तब दरबार ने ये निर्णय लिया कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें क्षमता नहीं रह गई इलाज कराने की, या क्षमता है भी तो अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, सब जगह से जवाब हो गया है कि अब कोई उपाय नहीं है। तो दरबार ने एक रास्ता खोला, एक शक्ति खोली, विशेष रूप से असाध्य रोगियों की जो स्मृतियां हैं उनकी असाध्य, उनके नष्टीकरण के लिए, ताकि रोग की जड़ नष्ट हो। और उसके लिए एक निःशुल्क व्यवस्था की कि कैंसर के जो रोगी हैं उन सबको वैदिक प्रक्रिया के द्वारा जो भी दरबार शुभकामनाएं दे सकता है, उनको स्वस्थ कर सकता है, रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट कर सकता है वैदिक प्रक्रिया के द्वारा। ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके स्वयं के कष्ट हो, असाध्य कोई कष्ट है, या गरीबी रेखा से नीचे लोग जी रहे हैं जिनका कोई नहीं, तो दरबार ने एक शक्ति खोली कि आप सब भी उसमें सहभागी हों और आप सबके भी कष्ट जाएं। निश्चित रूप से जिनकी उम्र पूरी नहीं हो रही है, यानी अभी उम्र शेष है, अकाल मृत्यु के कारण प्राण जा रहे हैं, रोग कष्ट बने हैं, प्राण निकल रहे हैं, किसी भी रूप में बचने के चांस नहीं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिए। आप यहाँ बैठे लोगों में से अधिकांश लोगों को डॉक्टर्स ने जवाब दे रखे हैं, या तो कह दिया इसकी कोई औषधि नहीं है, या कह दिया अब कोई औषधि में काम नहीं करेगी, घर ले जाओ और मृत्यु का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। इस समय सहारा देने के लिए सबसे आगे जो आपका है वो करौली शंकर महादेव धाम का दरबार आपके साथ है। ये दरबार कोशिश करेगा कि आपके परिवार का सदस्य जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है वो स्वस्थ हो, हर संभव कोशिश करेगा।
और ये सब निःशुल्क करेगा, बिना किसी प्रकार के आपसे धनराशि लिए सब निःशुल्क करेगा दरबार आपको। जैसे अभी निःशुल्क दिव्य वैदिक अनुष्ठान हुए, अभी आगे भी और अनुष्ठान होते रहने, हर महीने आपको कराएंगे, दरबार कराएगा क्रम से एक एक करके। उसके लिए आपको करना यही है कि जब अगली तिथि आपको अभी दी जाएगी, अभी बताई जाएगी, उस तिथि में आपको जो रोगी सदस्य परिवार का जिसको कष्ट है, अभी जो कष्ट थे दरबार आने के पहले तक, और जब अगली बार आप आएंगे तो ये लिख करके कागज में जरूर रहे कि ये कष्ट थे, ये कष्ट थे, ये कष्ट थे, ऐसे से कष्ट थे, अब ये कष्ट नहीं है, जो भी जैसा है, या ये कष्ट अभी बाकी है, या ये कष्ट पहले से बहुत कम हो गया है, थोड़ा रह गया है, जो भी जैसी स्थिति हो वैसा लिख करके उस पीड़ित व्यक्ति से परिवार के पूछ के और लिख करके कागज पे आपको लाना जरूर है, ताकि आपकी रिकॉर्ड फाइल बन सके और दरबार उसी अनुसार आपको आगे वैदिक प्रक्रिया में आगे और शामिल कर सके। तो आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगली बार जब आप आएंगे तो वो ले करके आएंगे। जो फीडबैक है, फीडबैक समझ रहे हैं, और 1 मिनट का उससे वीडियो 2 मिनट का बनवा के बोलते हुए वो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ये कष्ट था, अब मुझे इतना आराम है, ये आराम है, ये आराम है, और ये कष्ट बाकी है, कुछ भी जो भी है आप जरूर ऐसा करके लाएंगे। दरबार आपके साथ पूरा पूरा सहयोग करेगा। आप सभी को सारे कोड नंबर अलॉट किए गए हैं, उस कोड नंबर से हमेशा आपका रिकॉर्ड दरबार में रहेगा। जब भी कभी आपके यहाँ से कोई भी आएगा, आप आएंगे मतलब, तो वो तुरंत फाइल आपकी निकलेगी और जो आपकी समस्या है उसका निदान के साथ निवारण करने की भी कोशिश की जाएगी कि आप सभी स्वस्थ रहें। दरबार जीरो मेडिसिन के आधार पे आपका वैदिक प्रक्रिया करा करके और स्वस्थ करने की कोशिश करता है। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के दम पर आप अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो प्रार्थना और संकल्प करते हैं, उनके आधार पर आप स्वस्थ होते हैं। यही वैदिक प्रक्रिया है। और इस दरबार के पास लाखों लोगों का रिकॉर्ड है। जो दरबार से 20-25 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं दरबार से। ऐसे तमाम लोग स्वस्थ हुए हैं जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं साहब घर जाओ, अब कोई उपाय नहीं बचने का, अब तो घर में रखो, अब मृत्यु तय है। आज वो लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग दरबार आने के बाद, जिनको कहा गया कि महीने खाने में मर जाएंगे, महीने 10 दिनों में मर जाएंगे, 2 महीने में मर जाएंगे, वो 3-3, 4-4 साल से जीवित हैं और स्वस्थ हैं। अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हैं, वैदिक प्रक्रिया करके स्वस्थ हैं। परिवार में ज्यादा कष्ट है तो फिर आप लोगों को अगर सक्षम है तो 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। अदरवाइज एक व्यक्ति के लिए दरबार तो आपके साथ है ही, आपको लाभ पहुंचाने के लिए कि आपको लाभ पहुंचे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो असाध्य रोगी हैं, उनमें शरीर के लेवल दूषित हो जाती है। तो उनके शुद्धिकरण के लिए क्या करें कि हम और तेजी से स्वस्थ हों। इनमें औषधियां और उल्टा काम करती हैं। आदमी अपने असाध्य रोग से पीड़ा में है, कष्ट में है, यह औषधियां, दर्दनाशक औषधियां, ये जो औषधियां देते हैं, कहते हैं एंटीबायोटिक हैं, ऐसी औषधियां, निद्रा देने की औषधियां, इनके अलावा यही औषधि है। इसके अलावा इनके पास कोई भी औषधि नहीं है। आप सभी को पता है, कैंसर को खत्म करने के लिए आज तक कोई भी दवा नहीं बनी। उसके बाद भी आपको दवा खिलाई जाती है। नाम है असाध्य रोग की, कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी दवा खिलाए जा रहे हैं। कह भी रहे हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है, फिर भी खिलाए जा रहे हैं। बच्चों के असाध्य रोग हैं, औषधि बनी नहीं संसार में। तो निद्रा जो है आपको बहुत गहरी अब आने वाली है। आपके परिवार के सदस्य को जो रोगी है, गहरी निद्रा ही
सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है। निद्रा आपको चार्ज कर दे, कितना भी आप काजू बादाम किशमिश और बड़ा 56 प्रकार का व्यंजन करो, लेकिन सोना तो पड़ेगा। ऊर्जा आप में रिचार्ज होते हैं आप सोने के बाद। आप चाहे कितना ताकतवर चीजें खा लीजिए, उससे आपको ऊर्जा नहीं कि आप ना सोएं, ऐसा नहीं, सोना तो पड़ेगा। तो निद्रा गहरी चाहिए, तो गहरी निद्रा हो जाएगी। जो निद्रा नहीं आती थी, खूब गहरी निद्रा आएगी। अब माँ का चित्र अपने घर में रखो, जो बना हुआ है माता का विग्रह है, माँ महाकाली का एक फोटो है, बाबा माँ की लगी हुई है, बीच में माँ की एक फोटो है, माँ महाकाली की। ऐसे यहाँ से एक चित्र लेकर के अपने घर में रख करके संकल्प प्रार्थना करें, तब करें। रोज प्रातः काल जो आपके घर में रोगी है उसको दर्शन कराएं, उसको प्रणाम कराएं, अपनी प्रार्थना करें कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। रोज यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। ऐसे हर दिन शुभ होता जाएगा तो पूरा जीवन शुभ हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना करके अपनी स्मृतियां हैं उनको नष्टीकरण करना है। दूसरा, एक बात ध्यान रखनी, भोजन असाध्य रोगी अगर सूर्यास्त हो जाए तो फिर चाहे जितनी भूख लगी हो फिर भोजन नहीं करे। जितना भोजन करना है, जो भी करना है, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे आधे घंटे पहले तक भोजन कर ले। इसके बाद फिर अगले दिन प्रातःकाल ही भोजन करे और उस समय उसको बहुत कस के भूख लगेगी। आपको पता है भोजन करने का जो सबसे सही समय है वो प्रातःकाल 9 से 10 बजे के बीच में। आयुर्वेद यही कहता है। आयुर्वेद के अनुसार जो उपवेद है हमारे वेदों का, उसके अनुसार सबसे सही समय प्रातःकाल 9 से 10 का ऐसा समय है कि आप कुछ भी खाओ भस्म हो जाएगा खा के। फिर बताया गया कि दोपहर बाद बहुत हल्का भोजन करना है। जो सुबह कर लिया खूब कस के, उसके बाद दोपहर बाद वाला भोजन हल्का करना है और रात्रि में फिर नहीं करना है। वो सबसे नहीं करना है मतलब नहीं करना है। ये एक औषधि है। तो जो दिन भर में आपके शरीर में आपने इकट्ठा किया है, रात भर में व्यवस्था कर लेता है शरीर, उसको पचा लेता है, आपके शरीर में रस धातुओं को पुष्ट करता है और आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जीने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ये आपको करना है। ये बहुत बड़ी औषधि है कि अगर हम सूर्यास्त के पश्चात फिर जल के अलावा फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तय कर लिया कुछ नहीं खाएंगे। ये जरूर इस बात को ध्यान रखें। अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। अनाज को जैसे चना है या मोठ है या जो भी थोड़ी मेथी वगैरह जैसे लोग कर देते हैं, अंकुरित कर देते हैं, अंकुरित किया हुआ अनाज थोड़ा सा खाने की कोशिश करें। कम पचता हो तो डाल करके उसमें कढ़ाई में और उसको ढक्कन से ढक करके हल्का सा पानी के छींटे दे करके हाफ बॉयल कर लिया तो आराम से कुचल जाएगा। वैसे ना खा सकते हो तो उसको पीस करके हल्का बॉयल करके पीस करके और उसकी रोटी बना करके उसी खिला दीजिए अंकुरित अनाज की। ये भी फायदा करेगा आपको। लेकिन कच्चा खा लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद है अंकुरित होकर के। अगर मेवा वगैरह कोई खिलाएं तो पहले भिगो करके उसको पूरा 8-10 घंटे रखें, जल में भीग जाए, अंकुरित हो जाए, फिर से हरा हो जाए तो खाना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में लगता है। इस बात को ध्यान रखो। दूध अगर गाय का ना हो, कौन सी गाय? देशी गाय, ये जर्सी गाय नहीं, देशी गाय का दूध अगर आपके पास नहीं है तो जो कैंसर के रोगी हैं दूध की तरफ देखें नहीं। जो कैंसर के रोगी, अगर गाय का, देशी गाय का दूध नहीं है तो, अगर देशी गाय का है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी है। जैसे देशी गाय का दूध है, आपने उसको गर्म किया, एक बार खौला लिया, खौला के रखा है, फिर आपको मान लीजिए 2 बार पीना है तो दोबारा गर्म करके फिर खौला के नहीं पीना है। गुनगुना कर सकते हैं
लेकिन खौलाना नहीं है। क्यों नहीं खौलाना है? दोबारा आपने अगर दूध को खौलाया तो वो एसिडिक हो जाएगा, शरीर में आपके गैस उत्पन्न करेगा, वायु उत्पन्न करेगा और शरीर की व्यवस्था को जो एसिडिक है उसको बढ़ा देगा। एक बार तक का दूध उबाला हुआ वो लगभग अल्कलाइन की पोजीशन में रहता है। इसी प्रकार दही जमाएं तो दही को भी जो है ऐसा ना हो कि एक बार उबाल कर रख दिया, फिर दही जमाते समय फिर उबाल दिया और फिर उसका दही जमा दिया, ये दही एसिडिक होगा, अम्लीय हो जाएगा क्षारीय के स्थान पे। तो अगर दोबारा जमाना, एक बार का खौला हुआ दूध रखा है, दोबारा उसको दही जमाना है तो केवल बॉयल ना होने पाए, गर्म करके हल्का सा उसको दही के लिए जमा सकते हैं। उस दही का प्रयोग किया जा सकता है। अंकुरित अनाज है दही, ये सब चीजें, लेकिन गाय के दूध से ही निर्मित, देसी गाय के दूध से निर्मित ये वस्तु हो। कैंसर के रोगी ना ही खाएं तो बहुत अच्छा। सबसे बड़ी एक आपको बात बताना चाह रहे हैं, कैंसर के जो रोगी हैं सामने बैठे हैं मेरे तमाम, अगर आप 2 चीजें छोड़ दें तो कैंसर आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। 2 चीजें अगर कड़ाई से छोड़ दें, एक चीज है जिसका नाम है मिठाई, शक्कर से बनी वस्तुएं, मीठी चीज एकदम छोड़ दें। कसम खा ले कि हमें छूना नहीं है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं खाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर खाएंगे, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं हो जाए, मुक्ति नहीं मिल जाए इस कैंसर रूपी राक्षस से, हम नहीं खाएंगे। और दूसरा है नमक। जितना कम से कम नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं, उसके स्थान पे सफेद नमक के स्थान पे थोड़ा सेंधा नमक खाएं। तो टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो ये आपको बहुत 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 फायदा करती हैं चीजें। शरीर के स्तर पर जूस का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, खाने की चीज कम, जूस की चीजें ज्यादा करें। गेहूं है, चावल है, इससे बचें खाने से, इन सब से बच जाएं। नहीं खाना हमें अनाज, दालें ले सकते हैं आप, दालें खा सकते हैं। तो ऐसे चीजों को आप अगर अपना लेंगे जीवन में तो सोने पे सुहागा है। और आपको फिर, मुझे ऐसा लगता है कि दरबार ने जो प्रक्रिया आपकी कराई वो तो है ही आपके साथ, और जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सबसे अहम बात है, जितने भी असाध्य रोगी होते हैं उनके साथ एक समस्या सबसे बड़ी होती है, उपेक्षित महसूस करते हैं परिवार में। उनकी तरफ बहुत ज्यादा लोग उब जाते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको लगता है कि मेरा कोई घर में है नहीं देखने वाला। इस बात से बचना है, ये भाव उसके अंदर नहीं आने देना है। बहुत सहानुभूति रखनी है, उसकी एक बात पे तुरंत 4 लोग खड़े हो जाओ, हाँ बोलो बताओ क्या बात है, इतनी सहानुभूति रखिए। ये सहानुभूति बहुत बड़ी दवा है। जब अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होता है और वहां आप उसको देखने जाते हैं किसी नजदीकी आदमी को, वो अंदर कितना खुश होता है कि, और रात में शाम को बताता है आज फला फला आए थे, आज फलाने भैया आए थे, आज फलानी चाची आई थी देखने, बड़ा प्रफुल्लित होकर बताता है। यह जो प्रफुल्लता है वो है उसकी औषधि है। तो आप जितना उसके लिए सहानुभूति रख सकें, उसके प्रति केयरिंग हो सकें, उसको ज्यादा से ज्यादा देखभाल कर सकें, ये उसके लिए संजीवनी का काम करती है। कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है, अभी तक इसका जो ट्रीटमेंट है सफल सटीक खोजा नहीं जा सका है। अभी इसका परीक्षण भी ठीक से खोजा नहीं जा सका है, डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं हो पाता है। शरीर में आप ऐसे समझो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, जो आप लोग सामने बैठे हो भुक्तभोगी हैं, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे दरबार के लोग, उनसे भी कहना चाहेंगे वो भी सुने ध्यान से।
कैंसर कभी भी बनता है तो किसी भी अंग में हो, बनता मस्तिष्क से है। यहां के असंतुलन से शरीर में कैंसर बनता है। जहां पर भी शरीर में ग्रोथ होती है, वो जो ग्रोथ है, वो जो बढ़ता है, जिसे हम फोड़ा कह लेते हैं, जिसे हम गांठ कह लेते हैं, सिस्ट कह लेते हैं, तो जो कुछ भी बढ़ता है, वो ग्रोथ जो होती है, वो ग्रोथ अगर कहीं पे अंदर इंटरनल इंजरी हुई है तो डैमेज हुआ है, तो मस्तिष्क उस डैमेज को पूरा करने के लिए कुछ सेल्स रिलीज करता है, जो वहां जाकर के डेड सेल्स बाहर हो जाते हैं और उसकी जगह अच्छे सेल निर्मित हो जाते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं। जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनसे हट के बात हम कर रहे हैं बाकी जगह पर। लेकिन जब मस्तिष्क और शरीर का संतुलन नहीं रहता, तो जहां पर चोट लगी, जहां पे कष्ट है, जहां घाव है, उसको पूरा करने के लिए वहां से मांग हो रही है कि हमें भाई 10 लाख सेल भेजे जाएं। मस्तिष्क सुनता है कि शायद 20 लाख मांग रहा है, वो 20 लाख रिलीज कर देता है, तो 10 लाख तो गए और 10 लाख डिपॉजिट हो जाते, तो बड़ा हो जाती जगह। ऐसे रोज होता रहता है, धीरे धीरे वो जगह बड़ी होती जाती है। तो हर गांठ, हर सिस्ट, हर घाव कैंसर नहीं होता। ये इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो जगह घाव बढ़ सकते हैं, गांठ लम्स बन जाते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कैंसर ही है, लेकिन अज्ञानतावश आपको बता दिया जाता है कि आपको कैंसर है। कैसे? 2 प्रकार के सेल होते हैं कैंसर में। और जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग इस धरती पर हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर हैं, सबको कैंसर है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं है, कैंसर के सेल नहीं है। पुरुषों में ज्यादातर प्रोस्टेट में और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, यहां पर वो सेल्स जो होते हैं वो हैं। तो वो निष्क्रिय सेल होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, यानी जिस अंग में वो सेल होते हैं उस अंग से बाहर नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, वो सेल जो निष्क्रिय है, जिस अंग में रहता है अंदर, वहां पर भी उस अंग को नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था है। जैसे इस सृष्टि में उजाले के साथ अंधेरे की आवश्यकता है, ऐसे ही शरीर में भी एक व्यवस्था है। हर चीज की एक व्यवस्था है, कोई चीज बिना प्रयोजन के नहीं है, एक व्यवस्था के रूप में। जब आप देखेंगे तो आपको रोग नहीं दिखेगा, वो आपको स्वास्थ्य दिखेगा, एक वरदान के रूप में दिखेगा। तो क्या होता है, वो सेल जो निष्क्रिय रहता है, एक सेल होता है जो एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत तेजी पकड़े रहता है। उसको अगर छेड़ दिया जाए तो भागता है निकल के उस अंग से और पूरे में फैलने की कोशिश करता है, बहुत तेज फैलता है। तो ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी कि आपको कोई फोड़ा हुआ है, कोई गांठ हुई है और आप बायोप्सी कराने जाओ, मेमोग्राफ कराओ, आप बायोप्सी कराओ, आप जाकर के उसको टेस्टिंग कराओ, तो क्या होगा, पेट स्कैन कराओ तो क्या निकलेगा, कैंसर। तो कैंसर सेल तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन निष्क्रिय वाले मौजूद है। वो निष्क्रिय सेल के आधार पे डिक्लेयर कर देंगे कि आपको कैंसर है। और अगर आपने ये कराया, 1 बार 2 बार ये करा लिया बायोप्सी और ये वो सब, वो सेल अगर छेड़ दिया आपने जो एग्रेसिव है, वो तो भागेगा ही। और जो दूसरा सेल है जो निष्क्रिय रहता है, वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? कैंसर के फोड़े का मुंह उल्टा होता है हमेशा। बायोप्सी करके उसको एक मुंह खोल देते हैं,
जैसे ही उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ की, वो फैलना शुरू होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। जितना आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ये तेजी से फैलेगा। उसको रोकने का उपाय नहीं बनता, बहुत तेज फैलेगा। महिलाओं के ब्रेस्ट में सबसे ज्यादा निष्क्रिय सेल होते हैं, तो अक्सर उनको गांठे बनना, किसी प्रकार की समस्या आना हल्का फुल्का चलता रहता है, सिस्ट बनना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कैंसर ही है। इस भय से मुक्त होना है। वो निष्क्रिय सेल सब में है, ऐसा नहीं कि आप में अकेले हो गया है, सभी में है। कोई धरती पे बाकी इसकी नहीं है, लेकिन निष्क्रिय रूप से रहते हैं। छेड़ देने से वो सक्रिय होते हैं। जब बायोप्सी कराते हैं, पीटी स्कैन, पेट स्कैन कराते हैं आप, तो वो चीजें बढ़ती हैं। तो इनसे बचना है, बार बार के छेड़छाड़ से। उसको छेड़ना नहीं। अब क्या होता है, कीमो होता है, रेडिएशन होता है, ये सब छेड़छाड़ ही है। कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, हाँ, ये सारा सब छेड़छाड़ ही है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। सब छेड़छाड़। उसके साथ छेड़छाड़ की, वो भागेगा, बढ़ेगा। तो ईश्वर कृपा से आपको दरबार मिला, बाबा माँ का साथ मिला। ये साथ हमेशा आपके साथ है दरबार, और बाबा माँ का हमेशा साथ है। नियम पालन करते रहना, प्रार्थना संकल्प अपने करते रहना। और जैसा हमने कहा, अभी एक आपको डेट अभी बताई जाएगी। अभी आपको जाने से पहले उस डेट पर आपको जरूर आना है, अपनी प्रगति रिपोर्ट लेकर के, कागज पे लिख करके याददाश्त के रूप में, और एक वीडियो छोटा सा 1-2 मिनट का बनवा के यहाँ पे दरबार में मिलना है उस डेट में। फिर एक प्रक्रिया आगे वाली फिर आगे कराई जाएगी, एक स्टेज आगे आपको। तो दरबार आपके साथ है, दरबार हमेशा आपके साथ है। आप सभी स्वस्थ हों, इसके लिए दरबार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि आप सब स्वस्थ हों। दरबार हर तरह से आपके और आपके जो परिवार का रोगी सदस्य है उसको स्वस्थ करने के लिए वैदिक प्रक्रिया आपको कराएगा, और सब निःशुल्क होंगी। जितनी वैदिक प्रक्रिया होंगी, आज हुई हैं, आगे होंगी, वो सब निःशुल्क होंगी। तो जो डेट बताई जाएगी उस डेट में आपको आना है। तो आपकी जो आपका एक स्टेज आपका हो गया है, अगले स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी। उस तारीख में जो नए लोग आएंगे उनको पहले स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी, आपको दूसरे स्टेज की कराई जाएगी। ऐसे तीसरे महीने तीसरे स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके बाद आप आनंद से अपना घर में ही प्रार्थना संकल्प करके लगे रहें। समय समय पर हम एक संकल्प ऐसा बनाएंगे जो असाध्य रोगियों के लिए केवल होगा, जिसमें आप लोग बैठ करके हमारे साथ ऑनलाइन संकल्प भी कर पाएंगे। उससे और ज्यादा तेजी से आपको लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक तारीख आप लोग अपने मस्तिष्क में नोट कर लें, कागज में नोट कर लें। 26 अप्रैल को आपको यहाँ आना है। तो 26 अप्रैल आप आएंगे तो आपको प्रक्रिया अगली करा दी जाएगी, और जो नए लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो भी रजिस्ट्रेशन करा के बीच में 26 अप्रैल को उनकी प्रक्रिया भी कराई जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनकी प्रक्रिया हो चुकी है दरबार से अभी, वो उनकी दूसरे स्टेज की प्रक्रिया होगी 26 अप्रैल को, और जो पहली बार आएंगे उनके पहले स्टेज की प्रक्रिया होगी 26 अप्रैल को। तो अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराते जाएंगे। आपका सारा रिकॉर्ड सुरक्षित है, ताकि आपसे संपर्क बनाए रखा जा सके। कोई दिक्कत है तो उसको दूर की जा सके।